नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। बोले सरकार ने संस्थाओं को कठपुतली बनाया, संविधान की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहें। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि ये पीएम नहीं बीजेपी के छोटे मोटे नेता लगते हैं। पवन खेड़ा ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर मोदी पर कसा तंज। खबर में आगे जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, धारा 370 हटने के बाद पहले चुनाव की तैयारियां तेज। इसी के साथ खबर में आगे बताएंगे कि आरजेडी ने पीएम मोदी के एक राष्ट्र एक चुनाव वाले बयान पर उठाए सवाल, पूछा क्या आप संविधान को बदलने की तैयारी में हैं। और खबर में आगे जिक्र होगा कि भाजपा के आरोपों के खिलाफ भांडाफोड़ अभियान चलाएगी सपा, जिलों में जाएंगी फैक्ट फाइंडिंग टीमें। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इंडिया गठबंधन का करते हैं खुलकर समर्थन, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। बोले सरकार ने संस्थाओं को कठपुतली बनाया, संविधान की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहें। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर बृहस्पतिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली बना दी है और अपने विचार जबरदस्ती थोपकर भाईचारे को समाप्त करने में कुछ ताकतें इस देश में लगी हैं। इसके साथ खड़गे ने कहा कि ये जरूरी है कि लोग संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति, जीवन, खान पान, पहनावे, पूजा पद्धति और किसी भी हिस्से में आने जाने की आज़ादी के प्रति सजग रहें और संविधान की रक्षा के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहें। खड़गे ने एक वीडियो संदेश में कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हम अपने लाखों महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें सादर नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान ही हमारे 140 करोड़ भारतीयों का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। आखिरी दम तक हम इसकी हिफाजत करेंगे। वहीं दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक विपक्ष लोकतंत्र का ऑक्सीजन जैसा है और सरकार के असंवैधानिक रवैयों को रोकने के साथ वो जनता की बात उठाता है। उन्होंने दावा किया कि ये चिंता की बात है कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं को सरकार ने कठपुतली बना दिया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था अनेकता में एकता बनी रहे, लेकिन कुछ ताकतें देश पर अपने विचार जबरदस्ती थोपकर हमारे भाईचारे को समाप्त करने में लगी हैं। उनका कहना इसलिए जरूरी है कि हम सभी संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति, जीवन, खान पान, पहनावे, पूजा पद्धति और किसी भी हिस्से में आने जाने की आज़ादी के प्रति सजग रहें। खड़गे ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते तमाम देशवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। संविधान की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहें। यही हमारे पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये पीएम नहीं बीजेपी के छोटे मोटे नेता लगते हैं। पवन खेड़ा ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर मोदी पर कसा तंज। दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर नेता और कांग्रेस मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर जोरदार हमला किया है। और इस बार पवन खेड़ा ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए पीएम मोदी के भाषण का जिक्र करके उनसे कई सवाल भी पूछे हैं। पवन खेड़ा ने एएनआई से बातचीत में कहा कि इनको सुनकर लगता ही नहीं है कि ये देश का प्रधानमंत्री है, लगता है कि बीजेपी का कोई छोटा मोटा नेता है। वो प्रधानमंत्री हैं और उन्हें अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ संविधान की शपथ लेते हैं और फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे गए नियमों को सांप्रदायिक बताते हैं। पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया और कहा कि पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में आतंकवादी हमले हुए थे। मैं मानता हूं कि उनके समय में संसद पर हमला हुआ था, कांधार में विमान अपहरण हुआ, ये सब हुआ, हम सब जानते हैं। लेकिन आज के दिन अटल जी का अपमान करना सही नहीं है। कम से कम अटल जी ने आईएसआई को पठानकोट का निरीक्षण करने के लिए तो नहीं बुलाया था। पवन खेड़ा ने करप्शन के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की और कहा कि अब वो करप्शन पर कैसे बात करेंगे। पहले जब करप्शन की बात आती थी तो प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी और हेमंत विश्व शर्मा का नाम लेते थे, लेकिन आज इनमें से किसी का नाम नहीं लिया। बांग्लादेश के मुद्दे पर पवन खेड़ा ने पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। ये खुद को हिंदुओं का ठेकेदार बताते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं ये करूंगा वो करूंगा। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम गिनाइए कि आपने क्या किया है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। धारा 370 हटने के बाद पहले चुनाव की तैयारियां तेज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन को राज्य विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। आयोग की टीम इसे लेकर राज्य का दौरा कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। धारा 370 हटने के बाद ये पहला मौका होगा जब कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर की तकदीर आने वाले दिनों में कश्मीर के लोग खुद लिखेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया बहाल होने जा रही है। चुनाव आयोग की टीम 8 और 9 अगस्त को राज्य का दौरा कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी 30 सितंबर तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दे चुका है और इससे चुनाव आयोग एक्टिव मोड में है। जम्मू कश्मीर के लिए ये चुनाव अहम होने जा रहा है। अब जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद राज्य में पहली बार चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने इसे लेकर बुधवार को गृह सचिव अजय भल्ला के साथ अहम बैठक की और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। इस बैठक में निकले निष्कर्षों के आधार पर ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर का चुनावी कार्यक्रम तैयार करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग 20 अगस्त तक राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। राज्य में अक्टूबर नवंबर में 6 फेज में वोटिंग हो सकती है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने को भी कह चुका है। पीएम मोदी 20 जून को जब श्रीनगर आए थे तब पीएम ने भी जल्द विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की थी। हालांकि राज्य में परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में भले चुनाव प्रक्रिया बहाल होने जा रही हो, लेकिन इसे लेकर चुनौतियां भी कम नहीं है। राज्य की मुख्य पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने चुनाव प्रक्रिया से दूरी बना ली है। इन पार्टियों का आरोप है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और राज्यपाल के पास दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह बेहिसाब शक्तियां दे दी गई हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 87 सीटों के लिए 2024 में हुए आखिरी विधानसभा चुनाव में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसे 28 सीटें मिली थी, जबकि दूसरे स्थान पर 25 सीटों के साथ बीजेपी और 15 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस रही थी। कांग्रेस ने 12 तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने 3 और अन्य दलों को 4 सीटों पर जीत मिली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरजेडी ने पीएम मोदी के एक राष्ट्र एक चुनाव वाले बयान पर उठाए सवाल। पूछा, क्या आप संविधान को बदलने की तैयारी में हैं? जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से दिए गए भाषण में एक राष्ट्र एक चुनाव पर देश के लोगों से आगे आने की अपील पर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी नियम, कानून और संविधान को नजरअंदाज कर बयान देते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लंबे भाषण में गरीबों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की समस्याओं की बात नहीं की। वो केवल हमने किया कहने में लगे रहे, लेकिन 20 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? नौजवानों के लिए क्या कदम उठाए गए? किसानों की हालत क्या हो गई है? इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। केवल धर्म के नाम पर नफरत फैलाना और कॉमन सिविल कोड की बात करना उनकी आदत बन गई है। ये देश संविधान और कानून से चलेगा। प्रधानमंत्री जी, आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ प्रतिकार के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के कॉमन सिविल कोड पर बयान पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि वित्त आयोग ने 2018 में इसे खारिज कर दिया था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं। तिवारी ने सवाल किया कि जब 21वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में इसे आवश्यक नहीं बताया गया तो प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से इसे क्यों छेड़ रहे हैं? आपको असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप संविधान को बदलने की तैयारी में हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संविधान में महिलाओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और इस पर तिवारी ने टिप्पणी की कि यह भाषण का विषय नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर की घटना क्या दर्शा रही है? प्रधानमंत्री की महिलाओं के प्रति चिंता मणिपुर में हुए अत्याचार के मुकाबले छोटी है और इतनी बड़ी घटना के बावजूद आपका वहां ना जाना क्या दर्शाता है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा के आरोपों के खिलाफ भांडाफोड़ अभियान चलाएगी समाजवादी पार्टी। जिलों में जाएंगी फैक्ट फाइंडिंग टीमें। जी हां दोस्तों, भाजपा विभिन्न घटनाओं को लेकर सपा पर जो आरोप लग रही है उसके खिलाफ समाजवादी नेता शीघ्र ही भांडाफोड़ अभियान चलाएंगे।
जाएंगे। सपा सूत्रों का कहना है कि अलग अलग जिलों में हो रही घटनाओं के असली कारणों को सामने लाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीमें भी भेजी जाएंगी। सपा नेतृत्व ने सभी जिला व शहर कमेटियों को निर्देश दिया है कि भाजपा के लोग सपा को बदनाम करने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों की तत्काल पड़ताल कर सही तथ्यों को सोशल मीडिया व अन्य मीडिया के माध्यम से जनता के सामने लाएं। प्रदेश स्तर से भी वरिष्ठ नेताओं की टीम भेजकर ऐसे मामलों में तथ्य जुटाए जाएंगे। इसके अलावा सपा नेताओं ने अन्य आपराधिक घटनाओं में पीड़ित पक्ष से मिलकर सच सामने लाने की योजना बनाई है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमएसपी की घोषणा वोट पाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा का नायब सिंह सैनी सरकार पर बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा एक चुनावी हथकंडा है और ये राज्य के किसानों को स्वीकार्य नहीं है। एसकेएम ने कहा कि ये हम MS स्वामीनाथन समिति द्वारा सुझाए गए फार्मूले पर भी आधारित नहीं है। एसकेएम ने मंगलवार को जारी एक बयान में विधानसभा चुनाव से पहले अतिरिक्त फसलों पर MSP देने के हरियाणा सरकार के हालिया फैसले की निंदा की और कहा कि यह स्वामीनाथन समिति द्वारा अनुशंसित C2+50 यानी कि कुल लागत के ऊपर 50% फार्मूले पर आधारित नहीं है। अब रद्द हो चुके कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले किसान संगठन ने यह भी कहा कि सरकार ने MSP पर खरीद के लिए कोई कानूनी गारंटी घोषणा नहीं की है, जो किसानों की प्रमुख मांगों में से एक थी। उसने कहा कि एसकेएम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 24 फसलों के लिए C2+50% फार्मूले और कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद के बिना MSP की घोषणा करने की कड़ी निंदा करता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा, अशोक गहलोत बोले नई सरकार उठाए प्रभावी कदम, भारत सरकार भी करे सुरक्षा के प्रयास। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहां की सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने भारत सरकार से भी इसके लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। अशोक गहलोत ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही लक्षित हिंसा बेहद निंदनीय है। वहां की सेना और नई कार्यकारी सरकार को अविलंब इस हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। भारत सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बेहद दुखदायी है, क्योंकि जब 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी, तब तरुण शांति सेना के माध्यम से उन्हें भी भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र में आए शरणार्थियों के शिविरों में सेवा करने का अवसर मिला था। उस देश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर शुरू हुए राजनीतिक बदलाव को धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में बदलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप, नौकरियों का जुमला हर भारतीय के साथ विश्वासघात का प्रतीक, खड़गे ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप रही है और प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों का जुमला हर भारतीय के साथ विश्वासघात का प्रतीक है। खड़गे ने बेरोजगारी से जुड़ी एक खबर को लेकर सरकार पर निशाना साधा, जिसमें कहा गया कि मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के 1257 पदों के लिए 1.11 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप रही है। मोदी सरकार एक हास्यास्पद PR अभियान के रूप में संदिग्ध रोजगार डेटा का उपयोग कर रही है, जिसे अवैतनिक श्रम और प्रति सप्ताह 1 घंटे के काम की गणना करके बेहद बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, जहां 1.11 लाख महिलाओं ने मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के 1257 पद के लिए आवेदन किया था, उनमें से कई को बच्चों के साथ फुटपाथ पर रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये बेरोजगारी की गंभीर स्थिति की याद दिलाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे फिर से बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, संजय राउत का बड़ा दावा, कहा हमें किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासत के बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि ठाकरे 2 सरकार सत्ता में वापसी करेगी। और इससे कुछ दिन पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी, साथ ही खुद को महाविकास अघाड़ी का मुख्यमंत्री चेहरा बताया था। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा सर्वे महायुति के पक्ष में नहीं है और यहां तक कि विधानसभा
चुनाव सर्वे भी महायुति के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, किसी भी हालत में ठाकरे 2 सरकार महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी करेगी, यानी महाविकास आघाड़ी सरकार वापस आएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। और उन्हें चुनाव की पूर्व संध्या पर कोई भी योजना घोषित करने दें, यह मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाएगी। सरकार को समय पर चुनाव कराने होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस अगस्त के अंतिम और सितंबर के पहले सप्ताह में करेगी रैली और पहुंचेंगे इसमें राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस अगस्त के आखिरी सप्ताह और सितंबर से पहले सप्ताह में झारखंड में रैली करेंगे। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने देश के 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रैली करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी, इसके बाद झारखंड में बड़ी रैली करने की योजना बनाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से आग्रह किया गया है कि जल्द ही झारखंड में ये अभियान की शुरुआत करें। उन्होंने अगस्त के अंतिम सप्ताह में उनको आमंत्रित किया और मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे, राष्ट्रीय नेता श्री गांधी सहित आला नेताओं ने देश भर के राज्यों के प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की और इस बैठक में कांग्रेस ने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजद अध्यक्ष लालू यादव ने रेलवे की उपलब्धि को बताया अपना, पूछ दिया सीएम नीतीश कुमार से सवाल। जी दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रेलवे की उपलब्धियों को अपना बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछकर उनको घेरने की भी कोशिश की है। लालू प्रसाद ने पूछा कि सीएम नीतीश बताएं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 10 वर्षों में बिहार को कोरी घोषणाओं के अलावा क्या मिला? हमने तो 22 सांसदों के दम पर 2004 से 9 के बीच में 5 वर्ष में ही बिहार को 1,44,000 करोड़ की सहायता राशि दिलाई, लेकिन ये तो 2014 में 31, 2019 में 29 और 2024 में 30 सांसद लेकर भी दिल्ली के सामने हाथ जोड़ गिड़गिड़ाकर झोली फैलाते हैं, लेकिन तब भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। राजधानी में हक मांगना नहीं, छीनना पड़ता है। ये बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड से बड़ी खबर। विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के सिलेक्शन में जुटी कांग्रेस, झारखंड आएगी स्क्रीनिंग कमेटी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अल्पसंख्यक पर हेमंत सरकार मेहरबान। वक्फ बोर्ड हज कमेटी के गठन के बाद अल्पसंख्यकों के लिए अलग से शिक्षा विभाग बनाने की तैयारी। जी दोस्तों, हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में अल्पसंख्यकों के लिए कई कदम उठाने जा रहा है और सरकार लंबे समय से खाली पड़े वक्फ बोर्ड को पुनर्गठित करेगी और इसके साथ ही उर्दू एकेडमी और मदरसा बोर्ड जैसे आयोग भी बनाए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा से बड़ी खबर। कांग्रेस के कामों को गिनवा रही भाजपा, दीपेंद्र हुड्डा ने लगाया यह आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा मंगलवार को फतेहाबाद की अनाज मंडी पहुंचे और यहाँ उन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के कर्मों को गिनवा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद आए थे और कांग्रेस के कर्मों को गिनवा कर चले गए और इस मामले में लीपापोती करने के लिए अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब भाजपा की सरकार जाने में 1 महीना शेष रह गया है। सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं, जबकि कांग्रेस सिलेंडर के दाम को लेकर पिछले 10 सालों से आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 500 का सिलेंडर देने का वादा किया था, तो अब भाजपा सरकार ने भी इसी तरह की घोषणा कर डाली, लेकिन कहा जा रहा है कि 500 का सिलेंडर नवंबर के बाद मिलेगा, यानी सरकार में आखिरी रोटी भी महंगे सिलेंडर पर ही बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के पास फतेहाबाद में गिनवाने के लिए काम नहीं थे, तो उन्होंने इसी मंच से हुड्डा सरकार के दौरान हुए कामों को गिनवा डाला। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री विपक्ष से ही हिसाब मांगने लगे। विपक्ष हिसाब मांगता है, हिसाब मांगना सरकार का काम नहीं है। यानी आप भी मान रहे हो कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और भाजपा सत्ता से जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की लाइन लगी हुई है। 2,500 के करीब लोगों ने आवेदन कर दिया है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो उम्मीदवार टिकट के लिए लायक होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। बाकी बचे आवेदकों को भी कांग्रेस में पूरी तरजीह ही मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपचुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है। अखिलेश यादव ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि उपचुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि आगामी उपचुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है। भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले,
कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता। देखना ये भी है कि उनकी जगह जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मोहर कौन लगाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा उपचुनावों में अपनी 10/10 की हार के अपमान से बचने के बहाने ना ढूंढे। अगर भाजपा जनविरोधी नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान और आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भाजपा कब और कैसे नियुक्ति करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पर आपको बता दें कि सपा मुखिया ने कहा है कि कुछ विशेष अधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने यह बात स्वीकार कर ली है कि उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले अधिकारियों के स्तर पर होते हैं और ये भाजपा की अपनी सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी है। चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और सभी इनमें से 5 सीटें एनडीए तो 5 सपा की है और यूपी की फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदरकी के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं और ये 9 सीटें इस तरह खाली हुई और 10वीं सीट सीसामऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई है। इन सीटों पर उपचुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है। तो दोस्तों, आपको जो कुछ भी लगता हो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।